तो डियर स्टूडेंट्स, धमाकेदार सेशन के इस लेक्चर नंबर 7 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आपके इस धमाकेदार सेशन के लेक्चर नंबर 7 में आज हम बात करने वाले हैं आपके अध्याय 7 कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 7 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज बात करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। तो बच्चों आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों आपको बताते चलूं कि कामयाबी मिले या ना मिले यह बिल्कुल अलग बात है, लेकिन आप मेहनत ही ना करें, मेहनत ही करना छोड़ दें, यह बिल्कुल गलत बात है। तो बच्चों आप सब अपने कर्म रूपी मेहनत को इतना कीजिए कि आपकी कामयाबी जो है आपके कदम चूम ले, आपके चरण चूम ले। बिल्कुल आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचना है तो निश्चित तौर पर आप इतना मेहनत कीजिए कि आपको कामयाबी में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। क्योंकि देखिए एक चीज यह एकदम बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि सफलता की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि मेहनत करने वालों पर ही सफलता क्या होती है, फिदा होती है। तो सफलता की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह जो मेहनत करता है उसी पर फिदा होती है, और जो मेहनत नहीं करता है, सोते रहेंगे तो आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो एकदम तन मन धन से बिल्कुल आप अपनी मेहनत में लग जाइए, जो कि आपको सकारात्मक दृष्टि की ओर करना है। किस ओर करना है? कामयाबी के लिए आपको मेहनत करना है, ना कि किसी से कंपटीशन के लिए, ना कि किसी से आगे बढ़ने के लिए, और ना ही किसी से द्वेष की भावना से। आपको केवल व केवल मेहनत रूपी कर्म को किसके लिए करना है? केवल व केवल कामयाबी के लिए करना है। आइए इन्हीं मस्त बातों के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। जिस सेशन का आपका पहला प्रश्न है कि आमाशय की आंतरिक झिल्ली HCl से सुरक्षित रहती है। आपको बता दें कि जो आपका HCl है ना, HCl आपका क्या होता है? एक प्रबल अम्ल है। और आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले चैप्टर्स में आप पढ़े भी हैं कि यदि आपके लार का pH अगर 5 से कम हो जाता है, यानी कि प्रबल अम्लीय अगर हो जाता है, तो आपके दांत सड़ने लगते हैं। अब आप सोचिए कि इतने कठोर दांत होते हैं, आपके दांत इतना कठोर होने के बावजूद भी अम्ल की प्रभाव में आने पर वे क्या करने लगते हैं? सड़ने लगते हैं। तो अब समझ लीजिए कि अम्ल कितना खतरनाक होता है। तो वही कह रहा है कि जो HCl के प्रभाव से सुरक्षित रहता है कौन? आमाशय। आमाशय में देखिए आपका अम्लीय माध्यम होता है, जिसमें HCl अम्ल आपका स्रावित होता है। तो उस अम्लीय माध्यम में होने के बाद भी उसकी आंतरिक झिल्ली सुरक्षित रहती है। तो उसका केवल व केवल एक कारण है। वह कारण क्या है? आपका श्लेष्मा। उस झिल्ली के अंदर जो चिकनाहट होती है ना, वही क्या करती है? HCl से आपके क्या करती है? रक्षण करती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब। अगर ऑप्शन नंबर अ की बात करें तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, तो यह तो रक्षण करेगा नहीं। लार के इमाइलेज के कारण लार जो होता है, लार का आपके HCl से वहां पे कोई संबंध लेना देना होता नहीं है। चूंकि श्लेष्मा आपका सही है, इसलिए इसमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आइए चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे, जो कि कहता क्या है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त की अगर बात करें, तो जो आपका शुद्ध रक्त होता है वह क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त। और जो आपका अशुद्ध रक्त होता है वह क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। अब अगर हमारे लेक्चर वीडियो को आपने देखा है इस पाठ की, तो वहां पे हमने क्या बताया है? वहां पे हमने आपको बताया है धांसू ट्रिक, जिसमें से आपका सुफार क्या हो जाता है? सुफार आपका हो जाता है शुद्ध। सुफार क्या हो जाता है? आपका शुद्ध हो जाता है। और धाफार क्या हो जाता है? धमनी। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपकी धमनी है ना, धमनी में हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन आपको एक बात वहां पे हमने और भी बताया था कि यदि फुफ्फुस उसके साथ लग जाए, अगर उसके साथ पल्मोनरी लग जाए, फुफ्फुस की अंग्रेजी होती है पल्मोनरी, तो पल्मोनरी क्या होता है? एक अपवाद होता है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऐसे तो धांसू ट्रिक पे चलेगा, लेकिन अगर उसके साथ फुफ्फुस लग जाए, तो जहां पे धमनी में शुद्ध रक्त बहता था, अगर फुफ्फुस लग गया तो उस धमनी में कैसा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त। लेकिन इसमें बात किसका कर रहा है? ऑक्सीजन युक्त रक्त की। यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, और जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है उसे हम कहते हैं शुद्ध रक्त। उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त की बात कर रहा है कि फेफड़े से ऑक्सीजन
ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त का परिवहन निम्न में से किसमें होता है? तो चूंकि अगर फुफ्फुस नहीं लगा होता तब तो आपका राइट जवाब आपका क्या होता? धमनी होता, लेकिन इसके साथ फुफ्फुस लगा हुआ है इसलिए धमनी के बजाय आपका क्या हो जाएगा? फुफ्फुस सिरा हो जाएगा। आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। श्वसनी में आपका श्वास जाता है, रक्त जाता नहीं है, और फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त जाता है? अशुद्ध रक्त। तो राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ब फुफ्फुस सिरा हो जाएगा। अब अगले क्रम में पार्ट नंबर 3 की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है, इसमें निगेटिव को आपको पहचानना है कि कौन सी ऐसी क्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बिल्कुल परिवर्तन होता है, क्योंकि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कि एक प्रकार की उससे क्या मिलती है? उन्हें रासायनिक ऊर्जा मिलती है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना, तो बिल्कुल आपका उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में आपका बदल जाता है उनका भोजन। और द कह रहा है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। बिल्कुल, पेड़ पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलती है, तभी तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तभी तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर स हो जाएगा कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो आपका कार्बन होता है उससे आपका O2 जब ऑक्सीजन मिलता है तब जाकर के क्या बनता है? आपका CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए जो गलत वाले को ही ट्रिक करना है, तो गलत वाला आपका सही हो जाएगा। अब अगले क्रम में अगर हम बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो अगर हम बात करते हैं किसकी? पादप हार्मोन्स की। तो पादप हार्मोन्स कौन कहलाते हैं? कि ऐसे हार्मोन्स जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पादप हार्मोन्स। तो आप जैसा कि जानते हैं इंसुलिन आपका हार्मोन्स जो है यह मानव के अंदर पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है यह भी थायराइड ग्रंथि के द्वारा पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है यह पुरुषों के अंदर पाया जाता है, जो लैंगिक क्षमता को विकसित करने के लिए काम आता है। और इंसुलिन जो है वह कहां पाया जाता है? आपका अग्न्याशय में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? वह अग्न्याशय में पाया जाता है। अग्न्याशय एक प्रकार की ग्रंथि है जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? वह आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। यह जो आपका साइटोकाइनिन है यह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और साइटोकाइनिन जो आपका हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स है, उससे पेड़ों के जो फल होते हैं, फलों का बनना और फूलों का लगना, यह कौन से हार्मोन्स के कारण होता है? यह आपके साइटोकाइनिन हार्मोन्स के कारण होता है। तो इस प्रकार से पार्ट नंबर 4 कर सकते हैं। अगले क्रम में पार्ट 5वां है, कहता है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना में यह नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या है? डेंड्राइट तो आपका पाया जाता है, डेंड्रान्स के अंदर होता है। और केंद्रक तो बिल्कुल होता ही होता है, एक सान बिल्कुल होता ही होता है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या नहीं होता है? तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति यह आपकी उसमें नहीं पाई जाती है। किसमें? तंत्रिका कोशिका में सेल्यूलोज की भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जो नहीं पाया जाता है वही आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का। अगला है कि इस रुधिर वाहिनी में कपाट नहीं होते। तो देखिए जो आपका शुद्ध रक्त बहता है ना, शुद्ध रक्त का स्पीड जो होता है अत्यंत तेज होता है। कितना? 120। अब इसका स्पीड इतना ज्यादा होता है और यह जो शुद्ध रक्त जो बहता है किसके अंदर? धमनी के अंदर। और धमनी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। जो हमारे शरीर में त्वचा के ऊपर नसें जो दिखती हैं वह क्या है? वह आपकी क्या है? सिरा है, ना कि धमनी है। तो धमनी शरीर के अंदर होती है और धमनी का प्रेशर इतना होता है कि उसमें दरवाजा यानी कि कपाट की जरूरत नहीं होती है। तो यहां से इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? धमनी। वह आपका क्या हो जाएगा? धमनी। ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। अब अगले क्रम में आइए चलते हैं। कहता है कि उत्सर्जी अंग है। अगर हम बात करें यकृत की, तो यकृत क्या है? सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। यकृत क्या करता है? यकृत जो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप क्या बनती है? अमोनिया बनती है।
प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप अमोनिया बनती है और यकृत अमोनिया को किसमें बदलता है, यूरिया में बदलता है। अमोनिया को किसमें बदलता है, या यूरिया में बदलता है, और उस यूरिया का मूत्र के रूप में क्या होता है, निष्कासन होता है। तो यकृत भी क्या है, एक उत्सर्जी अंग, क्या जो कि अपशिष्ट पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को क्या करते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, वह क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग। तो यकृत क्या करता है, यूरिया के रूप में अमोनिया को क्या कर बाहर निकालता है। तो यकृत भी क्या हुआ, उत्सर्जी अंग। फेफड़ा के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वह क्या करता है, ऑक्सीजन O2 को तो ग्रहण करता है, अपने अंदर लेता है, लेकिन CO2 को क्या करता है, बाहर करता है, यानी कि उसको निष्कासित करता है। CO2 क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, इसका हमारे शरीर में काम नहीं है, इसलिए इसको क्या करता है, या बाहर क्या करता है, निष्कासित करता है, निकालता है। तो फेफड़ा भी क्या हो जाएगा, आपका उत्सर्जी अंग हो जाएगा। वृक्क की बात करें तो वृक्क क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं, उपयोगी पदार्थ को अलग कर देगा, और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, बेकार पदार्थ हैं, उनको अलग करके मूत्र के माध्यम से क्या कर देगा, निष्कासित कर देगा। तो यह भी क्या है, आपका उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जित करता है उत्सर्जी पदार्थों को। इसलिए आपका जो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपसे राय यही है कि आप चारों विकल्पों को जरूर पढ़ें। अब ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट विकल्प पढ़ा यकृत और आपने देखा कि यकृत तो करता है निष्कासित, तो उत्सर्जी अंग यकृत हुआ, और तो इसमें ऑप्शन जो दिया है फेफड़ा और वृक्क, ये भी क्या है, उत्सर्जी अंग है। तो इनको भी आप पढ़ के ही इसका जवाब दें। अगला है कि पथरी रोग का प्रमुख कारण क्या है, लॉजिक के साथ एकदम उत्तर दीजिए कि मूत्राशय के में संक्रमण के से, तो मूत्राशय में संक्रमण से तो आपकी पथरी होगी नहीं। आयु अधिक होने या कम होने का तो कोई चांस ही नहीं है। आप जानते हैं कि पथरी होती क्या है, पथरी एक प्रकार की क्या है, हड्डी है। पथरी एक प्रकार की क्या है, हड्डी है, और हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर पथरी की बात कर रहा है तो किससे संबंधित होगा, कैल्शियम से संबंधित होगा। तो कैल्शियम की जब अधिकता हो जाती है तो क्या हमें देखने को मिलता है, पथरी रोग देखने को मिलता है। कैल्शियम की अधिकता ही पथरी रोग का प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार से इसके विकल्प को कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपकी राय है ना, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा राय आप समय निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इस वीडियो से आपको यह वीडियो देखने के बाद कैसा लगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ वैल्यू मिली कि नहीं, कुछ समझ में आया कि नहीं, ये चीज आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आगे चलते हैं, आइए चलते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 में कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आपको इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें ए पार्ट है। इसका ए पार्ट कहता है कि मानव के पाचन तंत्र में उपस्थित अवशेषी अंग। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, अवशेषी अंग, तो शरीर में ऐसे अंग जिनका कार्य या तो बहुत कम हो या तो न के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। तो किसकी बात कर रहा है पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र में ऐसा कौन सा अवशेषी अंग है, तो ऐसा अवशेषी अंग क्या है, अपेंडिक्स है, जो कि जिसका कोई कार्य विशेष नहीं होता है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका अपेंडिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या भर लेंगे, अपेंडिक्स भर लेंगे। अब आइए अगले क्रम में चलते हैं, पार्ट नंबर बी में, जो कि कहता है कि छोटी आंत का प्रारंभिक भाग यू के आकार का क्या होता है, और वह क्या कहलाता है। तो जो इसका प्रारंभिक भाग यू के आकार का होता है उसे हम कहते हैं ग्रहणी। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गृहिणी मत कर लीजिएगा, नहीं, गृहिणी का मतलब होता है घर में काम करने वाली, तो गृहिणी नहीं, ग्रहणी होता है। जो आपका छोटी आंत का यू आकार का साइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। अगले क्रम में सी पार्ट जो है कह रहा है कि में ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है। तो किसमें ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है, तो अगर हम बात करें किसकी, श्वसन की बात करें, तो श्वसन में आपके ऑक्सीजन युक्त वायु का क्या करते हैं, हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो इसमें आप निश्चित तौर पर क्या भर लेंगे, श्वसन भर लेंगे। अब अगले क्रम की अगर हम बात करें किसकी, पार्ट नंबर 4 की, तो कहता है कि आमाशय में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम। तो आमाशय में जो पाचक एंजाइम होते हैं ना, 2 एंजाइम होते हैं। पहला तो आपका होता है क्या, पहला आपका होता है पेप्सिन। पहला एंजाइम आपका क्या होता है, पेप्सिन होता है, और दूसरा एंजाइम क्या होता है आपका, रेनिन होता है। दूसरा एंजाइम आपका क्या होता है, रेनिन होता है। अब थोड़े से अगर हम बात कर लें कि पेप्सिन का कार्य क्या होता है और रेनिन का कार्य क्या होता है, तो पेप्सिन जो है किसका पाचन कराता
है, प्रोटीन का पाचन कराता है, जो कि प्रोटीन को 2-3 भागों में तोड़ करके प्रोटीन का क्या कराता है, पाचन कराता है। और जो आपका रेनिन है ना, यह भी प्रोटीन का पाचन कराता है, लेकिन अंतर क्या है कि जो रेनिन है, आप जैसे दूध जो पीते हैं, दूध में जो प्रोटीन होता है वह घुलित अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? दूध में घुला हुआ होता है। तो उस घुलित अवस्था में प्रोटीन जो होता है उसका पाचन किसके द्वारा होता है? रेनिन के द्वारा। और नॉर्मल प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है, जो कि 2-3 में तोड़ करके प्रोटीज और पेप्टान ऐसे करके तोड़ करके 2-3 चरण में पेप्सिन जो है प्रोटीन का क्या कराता है? पाचन कराता है। तो इसमें दोनों भर लेंगे आप, पहले में पेप्सिन और दूसरे में रेनिन। अब अगले क्रम में हम देखें किसकी, पार्ट नंबर ई की। तो कहता है कि उपवास के समय, उपवास यानी कि जब हम खाना पीना छोड़ करके व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उसके समय किसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए, भले हम अगर खाना ना खाएं, अगर ऊर्जा हमारे शरीर को ना मिले तो क्या शरीर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो उसमें होता क्या है कि देखिए, हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं वह मुख्य रूप से क्या बनता है, किसमें बनता है? ग्लूकोज में बनता है। वह मुख्य रूप से किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो जो हमारे शरीर में एक मुख्य भाग होता है क्या? यकृत। तो यकृत के अंदर जैसे हमने खाना खाया तो खाना में हमारे जो ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा है, जो हमारे शरीर में उपयोग होने के अलावा जो बच रही है, वह कहां इकट्ठी की जाती है? यकृत में। और जब कभी भी हमको खाना नहीं मिलता है या खाने में लेट होती है, तो यकृत जो आपका ग्लूकोज की मात्रा को स्टोर करके रखा हुआ है, संग्रहण करके रखा हुआ है, उस ग्लूकोज की मात्रा को ऊर्जा के रूप में काम में लेता है। तो उपवास के समय किसके द्वारा? इसको हम कहते हैं, जो आपका इसको यह स्टोर करके रखता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। उस ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। नाम थोड़ा सा इसका अलग है ग्लूकोज से, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोजेन कहते हैं। तो ग्लाइकोजेन के द्वारा क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें आप क्या भर लेंगे? ग्लाइकोजेन भर लेंगे। अब आइए चलते हैं, देखिए यह जो आपका पीडीएफ है ना, बहुत मेहनत से केवल व केवल आपके लिए यह स्लाइड तैयार की गई है। इसमें बहुत मेहनत लगा है, जिसके लिए आपसे बस एक ही छोटा सा अनुरोध है कि अधिक से अधिक बच्चों तक इसे शेयर करें, ताकि हर बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और इसी प्रकार की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इस वीडियो से या इस तरह की वीडियो से अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो। अब आइए चलते हैं अगले क्रम में। देखिए, कुछ प्रश्न आपके दिए हुए हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। आइए उनका डिस्कशन चर्चा करते हैं। जैसे कह रहा है कि धमनी और सिरा में किस प्रकार अलग हैं, या धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, या धमनी और सिरा एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं। आइए हम देखते हैं कि धमनी और सिरा किस प्रकार से अलग हैं। तो सबसे पहली जो मुख्य बात है, वह मुख्य बात क्या है कि धमनी में हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धांसू ट्रिक से आप हमेशा याद रखेंगे, जैसा कि हमने बताया। जबकि सिरे में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। और इसका जो एक अपवाद है, जैसा कि हमने चर्चा किया कि केवल फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। जबकि फुफ्फुस सिरा एक ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी सिराओं में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अगली चीजें कि धमनी का जो प्रेशर होता है ब्लड का ना, वह बहुत ज्यादा होता है। कितना? 120। और जो सिरा का प्रेशर होता है वह कितना होता है? 80। तो अगर आप कभी बीपी चेक कराने जाते हैं तो वहां जो डॉक्टर बताता है वह कहता है कितना है? 80/120 है। 80/120 का मतलब यह हुआ कि 80 आपके धमनी में सिरा में बहने वाले रक्त का प्रेशर है, रक्त की स्पीड है, और 120 के स्पीड में आपके धमनी में रक्त का प्रवाह हो रहा है। तो जो आप बीपी में जो डॉक्टर चेक करता है वह किसकी स्पीड को बताता है? धमनी और सिरे की स्पीड को बताता है। तो चूंकि धमनी की स्पीड ज्यादा होती है, तो आप अपने से इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास मोटी पाइप है तो उसमें पानी का प्रेशर क्या होता है? कम होता है। लेकिन वही अगर पतली पाइप है, सकरी पाइप है, तो पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। तो धमनी का प्रेशर ज्यादा होने का कारण क्या है कि इसकी दीवारें मोटी होती हैं और सकरी यानी कि पतली होती हैं। जबकि सिराओं की दीवारें पतली, मोटाई में तो पतली होती हैं, लेकिन वे क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं, जिससे उनका स्पीड क्या होता है?
कम होता है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। एक इसका और है अंतर कि धमनी में रक्त का प्रवाह तेजी से होता है, जबकि सिराओं में अपेक्षाकृत रक्त का प्रवाह क्या होता है, कम होता है। अगले क्रम में चलते हैं, अगला देखते हैं आपका क्या, मनुष्य में अगला आपका प्रश्न जो है कह रहा है कि मनुष्य में मूत्र का निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने बताया कि यकृत जो है आपको अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदलता है। अमोनिया जो है आपकी ना, अमोनिया बहुत हानिकारक होती है। तो अमोनिया को अगर यूरिया में ना बदला जाए तो क्या करेगा, या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए मूत्र में जो अमोनिया होती है, और चूंकि होता यह है कि यदि अमोनिया से यूरिया में बदल दिया गया, अमोनिया को यूरिया में बदल दिया गया और फिर यूरिया का अगर निष्कासन नहीं किया गया, मूत्र का निष्कासन नहीं किया गया, तो वह यूरिया फिर से किस में बदल जाएगी, आपके अमोनिया में बदल जाएगी। और चूंकि वह हमारे शरीर के लिए क्या होगी, हानिकारक होगी, इसलिए मूत्र का निष्कासन भी जरूरी है। आइए इसके सेंटेंस को पढ़ते हैं कि जो आपके प्रोटीन होते हैं, उच्च अणुभार वाले प्रबल नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ कौन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जिसका अपघटन यानी कि जिसके पाचन के फलस्वरूप यूरिया तथा अमोनिया का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। और मूत्र का निष्कासन इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ समय के पश्चात बनने वाला अमोनिया तथा यूरिया किस में बदल जाता है, यूरिक अम्ल में बदल जाता है, जो कि अत्यंत हानिकारक है। इसलिए सभी जीवों की शारीरिक क्रिया में संतुलन बना रहे, जिसके लिए मूत्र का निष्कासन, यहाँ पे हम क्या, मूत्र का निष्कासन एवं उसका उत्सर्जन होना क्या है, आवश्यक है। उसका निष्कासन एवं उत्सर्जन होना क्या है, आवश्यक है। अगले क्रम में कहता है कि पौधों के जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा परिवहन करने वाले पदार्थ में अंतर बताइए। तो देखिए, चाहे आपका जाइलम हो चाहे आपका फ्लोएम हो, दोनों ही क्या है, आपके संवहनी उत्तक हैं। अब संवहनी उत्तक क्या होते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जो उत्तक होते हैं, उन उत्तकों को हम क्या कहते हैं, संवहनी उत्तक कहते हैं। अब देखिए, जो जाइलम आपका होता है, जो फ्लोएम आपका होता है, इन दोनों का ही कार्य होता है कि किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना। अब देखिए, जाइलम किस पदार्थ को ले जाता है, तो जाइलम के द्वारा पौधों की जड़ों की सहायता से जल की मात्रा एवं उसमें उपस्थित खनिज लवणों की मात्रा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है। तो जाइलम के द्वारा क्या पहुंचाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जल की मात्रा, पृथ्वी के यानी कि पौधों की जड़ों से जल की मात्रा एवं उसमें उपस्थित खनिज लवणों की मात्रा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से जो पौधे भोजन बनाते हैं, उस भोजन में क्या होता है, रासायनिक घुलनशील पदार्थ, वो भोजन किस रूप में होता है, रासायनिक घुलनशील पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिनको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाना किसका काम होता है, फ्लोएम का काम होता है। तो इसके उत्तर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगले क्रम में कहता है कि मनुष्य में पाई जाने वाली 4 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो कि शरीर के अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। जैसे थायराइड, यह गर्दन के पास पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि, यह भी कहां पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। पेनक्रियाज, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय एक सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पेनक्रियाज भी क्या है, एक ग्रंथि है। जनन ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। तो ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसे आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे, जो कि आपके परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आखिर श्वसन तंत्र ही क्या होता है। तो शरीर के अंदर हमारे अंगों का वह तंत्र, वह समूह अंगों का जो कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को हमारे शरीर के आंतरिक कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, बाहर। देखिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, और यह किसकी सहायता से निकाला जाता है, विशेष अंग तंत्रों की सहायता से निकाला जाता है। तो वह अंग तंत्र, वह अंगों का समूह जिसके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, उन अंगों की बनी संरचना को हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। और श्वसन की प्रक्रिया मुख्यतः फेफड़े के द्वारा होती है, जो कि नासा द्वार से होकर फेफड़ों आदि से होता हुआ डायाफ्राम तक संपन्न होती है। और श्वसन क्रिया के लिए विभिन्न अंग उत्तरदायी होते हैं। आइए उन अंगों को हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा समझाते हैं।
देखिए यह आपका क्या है, मुंह है, मुंह के ऊपर होता है नाक। अब नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं, जो कि वह सांस आपके इस ग्रसनी के द्वारा, इस श्वसन नली के द्वारा क्या होता है, अंदर की ओर जाता है। अब यहाँ पे आपके गले के पास एक उभरा हुआ भाग होता है सामने की तरफ, गोल घंटी के नुमा, जो कि अंदर आप महसूस कर सकते हैं गले के सामने छू करके, अपने दाढ़ी के नीचे गले में एक छोटा सा भाग होता है गोल सा, जो कि उभरा हुआ होता है। इसे हम कहते हैं स्वर तंत्र। इसे हम क्या कहते हैं, स्वर तंत्र। देखिए जो हम बोलते हैं वह क्या होता है, एक हवा का, जैसे जो हमारी बोली निकल रही है, जो हम आपके सामने व्यक्त कर पा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वह क्या होता है, हवा क्या होती है, इस स्वर तंत्र में आकर आती है और उसे हम कहते हैं प्राणवायु। यह जो स्वर तंत्र है, यह उस हवा को स्वर का रूप देता है, जिससे हम क्या करते हैं, बोल पाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। और देखिए यहां पर जो ये जड़ों की भांति जो दिख रहा है, यह क्या कहलाती हैं, कोशिकाएं कहलाती हैं, श्वसनिकाएं कहलाती हैं। अब यह श्वसनिकाएं हैं और इसमें एक गुब्बारे नुमा इस प्रकार की संरचना होती है, जो कि जब हम सांस लेते हैं तो यह गुब्बारा फूलता है और इसमें ऑक्सीजन आकर के जमा होता है, और इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं वायु कोष। इसमें होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो यह गुब्बारे की नुमा जो आकृति है, यह फूल जाती है और इसमें तमाम प्रकार की नसें जुड़ी होती हैं, जो कि नसें क्या करती हैं, उस ऑक्सीजन को रक्त में मिला करके हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त को क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। तो यह संरचना आपकी किसकी है, यह संरचना आपके फेफड़े की है, लंग्स की है। अब देखिए इसके नीचे जो यह है आपका क्या होता है, डायाफ्राम होता है। अब इस डायाफ्राम ये क्या होता है, लचीला होता है, यह ऊपर नीचे करता है। यह जब नीचे आएगा तो आपका फेफड़ा क्या होगा, फूलेगा, और जब यह ऊपर की ओर इस प्रकार से हो जाएगा धनुष के नुमा, तब आपका फेफड़े पर जब लोड पड़ेगा तो फेफड़े में जितनी हवा होगी वह बाहर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो इस प्रकार से है। अब आइए बारी बारी से इनके अंगों के नाम को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले हमने बताया क्या, नासिका एवं नासिका गुहा, जो कि नाक का जो द्वार है उसे हम क्या कहते हैं, नासिका गुहा कहते हैं। ग्रसनी, जिसके माध्यम से हम भोजन को अंदर लेते हैं। और श्वसन स्वर तंत्र, जिससे अभी हमने बताया कि गले के पास जो उभरा हुआ भाग होता है वह क्या होता है, आपका स्वर यंत्र होता है। और श्वास नली, जिसकी सहायता से, वह नली जिसकी सहायता से हम श्वास को क्या करते हैं, अंदर की ओर लेते हैं, वह क्या कहलाता है, आपका श्वास नली कहलाता है। श्वसनी एवं श्वसनिकाएं, जैसे देखिए यह आपके क्या है, आपके फेफड़े का चित्र है। इस फेफड़े में यह आपकी क्या है, आपकी श्वास नली है। इस श्वास नली से इस प्रकार की कई शाखाएं इस प्रकार की जो रहती हैं, इन शाखाओं को हम क्या कहते हैं, इन शाखाओं को हम कहते हैं श्वसनी या श्वसनिकाएं कहते हैं। अब इस शाखाओं के ऊपरी छोर में गुब्बारे नुमा संरचना इस प्रकार से होती है, और इस गुब्बारे नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, वायु कोश कहते हैं। और ये आकृति जो है यह क्या है आपका, ये दोनों आपके फेफड़े हैं, और डायाफ्राम इसके नीचे इस प्रकार से होता है, जो कि हमें सांस लेने में क्या करता है, मदद करता है। तो इस प्रकार से आप स्वर तंत्र को समझ सकते हैं, श्वसन तंत्र को समझ सकते हैं। आप चित्र बना लेंगे और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, जिस प्रकार से अगर विस्तृत उत्तरी में रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। अब अगले क्रम में अगला प्रश्न है, कहता है कि पाचन तंत्र एवं उसके अंगों का सचित्र वर्णन करें, संक्षेप में वर्णन करें। अब आइए देखते हैं पाचन तंत्र को करते हैं। पाचन, जिसमें हम भोजन को क्या करते हैं, लेते हैं, और भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदल कर, देखिए जो हम भोजन लेते हैं, जैसे जो भी खाते हैं हम, पिज्जा, बर्गर, दाल, चावल, जो भी हम खाते हैं, वे सब क्या होते हैं, जटिल अवयव होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं। और उन जटिल पदार्थों को सरल अवयवों में बदलना और उसे बदल करके उसको अवशोषित करना, उसके प्रभाव को अपने अंदर खींचना, क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और शरीर के निम्नलिखित अंग मिलकर भोजन का क्या करते हैं, पाचन कर लेते हैं। आइए उन अंगों को देखते हैं। सबसे पहला अंग क्या है, आपका मुख गुहा है। तो जो मुख गुहा, और दूसरा क्या है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मल द्वार है, पाचक रस है, और इससे संबंधित ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय इत्यादि हैं। अब आइए बारी बारी से इनको देखते हैं। पहला हमारा क्या था, मुख गुहा। तो मुख गुहा जो है पाचन तंत्र के इस भाग में
आपका जीभ, दांत और लार ग्रंथियां इसमें होती हैं, जो कि दांत भोजन को बारीक पीस करके क्या बना देते हैं, लुगदी बना देते हैं। और लार में आपका होता है क्या, लाला रस, और वह लाला रस जब आपके भोजन में मिल जाता है तो भोजन को मिल करके वह क्या बना देता है, चिकना बना देता है और नर्म बना देता है, उसको लुगदी के रूप में बना देता है, जिसका पाचन आसानी से हो जाता है। अगला है आपका ग्रास नली। तो जो आपके ग्रास नली है, भोजन इसी ग्रास नली के माध्यम से भोजन मुख गुहा से आमाशय तक बिना किसी प्रकार के परिवर्तन किए जाता है, और ग्रास नली की भित्ति में संकुचन के द्वारा भोजन को गति प्रदान होती है। देखिए संकुचन के दौरान, इसका मतलब क्या है, देखिए भोजन जो गति करता हुआ अंदर आमाशय में जाता है, उस गति को हम क्या कहते हैं, उस गति को हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं उसको, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। और यह क्रमाकुंचन गति जो होती है वह क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कोलगेट जैसे जो आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं, तो कोलगेट में आप जब उसको पीछे से दबाते हैं तो वह आगे धक्का देकर के कोलगेट आपका सामने की तरफ क्या निकलता है, धीरे धीरे निकलना शुरू करता है जब पीछे से आप धक्का देते हैं। तो वही आपका होता है क्रमाकुंचन, क्रम के आधार पर गति। तो उसी गति से होता हुआ आपका जो भोजन है वह कहां तक जाता है, आमाशय तक। किसकी माध्यम से, ग्रास नली से होता हुआ जाता है। अगला आपका है आमाशय। तो आमाशय यू आकार की एक थैली नुमा संरचना होती है। यहां भोजन को मथ कर गाढ़े तरल में, भाई भोजन आपका दांत से चबाकर लुगदी बना लिया गया। अब जैसे ही भोजन आपके आमाशय में जाता है, आमाशय में आपका HCl होता है, जिसकी उपस्थिति में भोजन को मथ कर उसको क्या बना दिया जाता है, गाढ़े तरल के रूप में बदल दिया जाता है। यहां भोजन आमाशय में रस मिलता है, वही कौन सा रस, आपका HCl होता है, जिसमें नमक का अम्ल, श्लेष्मल और जठर रस इत्यादि होते हैं। अब अगले क्रम में देखें छोटी आंत। केवल नाम से ही छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। और यह अनेक रस, जैसे पित्त रस व अग्नाशय में रस भोजन में मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन का पाचन योग्य बन जाता है। और जो आपके भोजन का प्रमुख जो पाचन है वह किसके अंदर होता है, आपके छोटी आंत के अंदर होता है। जो कुछ भी भोजन आपका बच जाता है वह कहां जाता है, बड़ी आंत में जाता है, जिसकी लंबाई केवल 1.5 मीटर होती है। और छोटी आंत की लंबाई कितना होती है, 7.5 मीटर। तो बड़ी आंत में जब भोजन, छोटी आंत से अपचा भोजन जो छोटी आंत में नहीं पच पाता है वह बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत उसमें क्या करती है, बड़ी आंत उस भोजन में जो पानी की मात्रा होती है, उस भोजन में जो लवण की मात्रा होती है, पानी और लवणों को अवशोषित कर लिया जाता है, और बिना पचा भोजन मलकोश में चला जाता है, मल द्वार से, जिसे क्या करते हैं हम, मल द्वार से अनपचा भोजन मल के रूप में शरीर से क्या कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। अगला आपका है पाचक रस, जो कि पाचक ग्रंथियां यकृत रस और अग्न्याशय से पाचक के अन्य रस भोजन में मिलकर उसको क्या बनाते हैं, पाचन योग्य बनाते हैं, जो कि पाचन करने में सहायक होते हैं। देखिए एक प्यारा सा चित्र आपका बना हुआ है, इस चित्र को आप देख लेंगे। यह आपका क्या है, यकृत है, यह आपका आमाशय है जिसमें आपका HCl स्रावित होता है, यह आपका अग्न्याशय है, अग्न्याशय में विभिन्न प्रकार के अब एंजाइम जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन इत्यादि यह कहां से स्रावित होते हैं, अग्न्याशय से ही स्रावित होते हैं। और जो आपकी यह मुड़ी चूड़ी जो संरचना इस प्रकार से दिख रही है, यह मुड़ी चूड़ी संरचना जो है किसकी है, छोटी आंत की है। भोजन का मुख्यतः पाचन किसमें होता है, यहीं पे छोटी आंत के अंतर्गत होता है। और जो भोजन छोटी आंत में नहीं पच पाता है वह इस बड़ी आंत में जाता है, जिसमें केवल जल और लवणों की मात्रा का अवशोषण करके बाकी मल द्वार में उसे भेज करके मल द्वार से उसे क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप पाचन तंत्र को समझ सकते हैं। अगले क्रम में कहता है कि आमाशय में स्रावित HCl के कार्य बताइए। तो जो HCl होता है ना, HCl का कार्य क्या होता है, HCl का कार्य जो होता है वह भोजन को क्या करता है, सूक्ष्म जो उसमें छोटे मोटे जीवाणु जो होते हैं उन जीवाणुओं का नाश करता है तथा भोजन को सड़ने से क्या करता है, बचाता है। कौन, आपका HCl। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 10 है, हृदय के दोहरे रक्त परिसंचरण को समझाइए और चित्र भी बनाइए। तो सबसे पहले आप हृदय का ये प्यारा सा चित्र है, इस चित्र को पहले ध्यान पूर्वक देखें। यहां पर इसके 4 चरण होते हैं। एक आपका बायां आलिंद, बायां निलय, बायां निलय, बायां आलिंद, दायां निलय और ऊपर में दायां आलिंद। और दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं,
जब रक्त हृदय में एक चक्र में 2 बार गुजरता है तो उस रक्त परिसंचरण, वह रक्त परिसंचरण क्या कहलाता है? दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। तो पहले चक्र में इसमें यह होता है कि शरीर का संपूर्ण अशुद्ध रक्त दाहिने आलिंद में क्या होता है? एकत्रित होने के पश्चात दाहिने निलय से होता हुआ कहा जाता है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है। यह पहला चक्र हुआ। तथा शुद्ध होने के पश्चात दूसरे चक्र में फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाएं निलय में पहुंचता है और वहां से तत्पश्चात बायां आलिंद के द्वारा महाधमनी से होता हुआ संपूर्ण शरीर में पंप कर दिया जाता है। कौन? शुद्ध रक्त, जो कि ऑक्सीजन युक्त होता है। रक्त का 2 बार चक्रित होकर इस प्रकार जाना क्या कहलाता है? दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। यही आपको समझाना था, जो कि उत्तर आप इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं। अगले क्रम में है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आपको क्या करना है? समझाना है। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। देखिए 3 चीजें होती हैं, जो कि सूर्य का प्रकाश होता है, उससे पौधे क्या लेते हैं? ऊर्जा, और उस ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल, 3 चीजें लेती हैं। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, कार्बन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और भूमि से क्या लेते हैं? जल की मात्रा को लेकर के आपस में किसका सहयोग करते हैं? आपस में परस्पर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इनका जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कि क्या तैयार करते हैं? कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं, जो कि आपके घुलित अवस्था में होता है। तथा जल में से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। जल में से का क्या मतलब? जल का सूत्र होता है H2O। तो जो जल की मात्रा को अवशोषित करते हैं, उसमें से जो H जो होता है उसको तो यह काम में ले लेता है कार्बोहाइड्रेट बनाने में, और जो इसमें O होता है उसको ऑक्सीजन के रूप में क्या करता है? मुक्त कर देता है। और यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। उक्त प्रक्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है? बदला जाता है। और जो इनका भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट वाला, उसको कौन पहुंचाता है पौधों के विभिन्न भागों तक? तो उसको कौन पहुंचाता है? आपके फ्लोएम जो होते हैं। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? जो आपके पदार्थ बनते हैं उनको क्या करता है? वह विभिन्न भागों तक पौधों के पहुंचाता है। अगला क्या है? मस्त सा सवाल है कि पोषण क्या है? पोषण के विभिन्न प्रक्रमों को आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो पोषण क्या है? पोषण किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम अपने शरीर में पोषक पदार्थ खाते हैं, वह क्या कहलाता है? पोषण। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। जो पौधे अपना भोजन यानी कि सरल अवयवों को संश्लेषित करके बनाते हैं, वह क्या कहलाता है? आपका स्वपोषी, जिसमें किसी भी जीव की सहायता न लिया गया हो। वनस्पतियां अपने आप भोजन सरल अवयवों के द्वारा संश्लेषित करके बनाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जो जैसे आपका शेर हो गया, शेर केवल क्या खाता है? मांस खाता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। और जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परपोषी या विषमपोषी जीव कहते हैं। और वैसा पोषण क्या कहलाता है? परपोषी पोषण या विषम पोषण कहलाता है। और इस पोषण में वही जीव अन्य जीवों से अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और यह जो आपका होता है, यह भी कई प्रकार का होता है। जैसे आपका मृतोपोषी पोषण, इसमें होता है कि जिन पादपों में क्लोरोफिल न हो, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल न पाया जाए, क्योंकि पौधे जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पत्तियों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, उसी के माध्यम से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल क्या होता है? उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसे पौधे अपना भोजन मृत गले सड़े जीवों से प्राप्त करते हैं तथा मृतोपोषी पोषण कहलाता है। कवकों और कुछ जीवाणुओं में यह प्रक्रम अपनाया जाता है। अगला है आपका परपोषी पोषण। तो जो आपका परपोषी पोषण होता है ना, वह जो जीव दूसरे जीवों के शरीर या शरीर के अंदर रहते हुए अपना पोषण करते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसकी? चिड़िया की। तो जैसे आपकी जो गाय हो गई, गाय में क्या होती है? किलनी। अब किलनी या उसके अंदर जो जू होता है, उस जू या किलनी को क्या करती हैं? चिड़िया लोग उस पर बैठती हैं और उस किलनी को या जू को क्या करती हैं? खा लेती हैं, और इससे उनका पोषण कंप्लीट होता है। तो ऐसे पोषण को हम कहते हैं परजीवी पोषण। परजीवी यानी जो दूसरे जीवों पर आधारित पोषण हो, वह क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है।
जाता है, जैसे अमरबेल और कुछ जीवाणुओं में यह पोषण की विधियां क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अगला है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो नेफ्रॉन जो होता है वह क्या होता है, जो आपकी वृक्क है ना, वृक्क की इकाई। अब वृक्क की इकाई का क्या मतलब है, जैसे आपका अगर कोई घर है, आपका कोई क्या है, घर है, तो उस घर की इकाई की अगर हम बात करें तो इस घर की जो इकाई है वह क्या है, ईंट। अब ईंट कैसे हुई, अगर हम घर की बात करें तो घर मुख्य रूप से किससे बना होता है, ईंट से, और जो चीज जिससे बनी होती है वह उसकी क्या कहलाती है, वह उसकी कहलाती है इकाई। तो अगर हम बात करें वृक्क की, तो वृक्क किससे बना होता है, नेफ्रॉन से बना होता है। तो नेफ्रॉन वृक्क की क्या है, इकाई है। आइए इसकी परिभाषा को हम पढ़ते हैं और इसके डायग्राम को सबसे पहले आइए हम दिखा दें आपको। यह देखिए इस प्रकार का इसका क्या होता है, डायग्राम होता है। यहां पर यह क्या करता है, यकृत का कार्य क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर उपयोगी पदार्थ हैं वह शरीर में काम आए, और जो अनुपयोगी पदार्थ हैं उसे क्या कर दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए। तो इसमें दो धमनी होती हैं, एक अपवाही धमनी और दूसरी अभिवाही धमनी। तो अभिवाही धमनी जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको शरीर के अंदर भेजती है, और अपवाही धमनी शरीर से क्या करती है, बाहर कर देती है। और यह जो आपके नेफ्रॉन की जो संरचना है, नेफ्रॉन की जो संरचना है, यह नेफ्रॉन किसकी इकाई है, तो यह इकाई जो है किसकी है, वृक्क की इकाई है। यानी वृक्क इसी से मिलकर के बना है। और वृक्क के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं यह कितनी संख्या में होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। आइए इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। लैंग्वेज क्या कहता है कि एक नेफ्रॉन, कहता है कि एक नेफ्रॉन गुर्दे की बुनियादी संरचनात्मक, गुर्दा का मतलब वही आपका क्या हुआ, यकृत, संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या है, इकाई है। वे एक वृक्क कोशिका, जिसकी अंग्रेजी नेफ्रॉन की हिंदी क्या होती है, वृक्काणु होती है, वृक्काणु। तो इसकी हिंदी होती है वृक्काणु। तो यह वृक्क कोशिका और एक वृक्क नलिका से बनी सूक्ष्म संरचना है। नेफ्रॉन शब्द ग्रीक शब्द नेफ्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, किडनी। प्रत्येक मानव गुर्दे में लगभग लाखों नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी वृक्क के अंदर आपके लाखों नेफ्रॉन हो पाए जाते हैं। अब इसकी जो संरचना होती है ना, यह लंबी ट्यूब जैसी संरचना है। इसकी लंबाई 35 से 55 mm लंबी होती है। एक छोर पर ट्यूब को बंद, मोड़ा और विस्तारित किया जाता है। एक डबल दीवार वाली एक कप जैसी संरचना, जिसे बोमेन कैप्सूल या रीनल कार्प सकुलर या कैप्सूल कहा जाता है, जो ग्लोमेरुलस नामक सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के एक समूह को घेरता है। यह कैप्सूल ग्लोमेरुलस से मिलकर वृक्क कोशिका का क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यह बोमेन संपुट है। यह जो बाहर इसका ये जो दिख रहा है, यह क्या है, इसका बोमेन संपुट है। और इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको, यह क्या है, आपका ग्लोमेरुलस है। यही ग्लोमेरुलस इत्यादि मिल करके क्या करते हैं, आपके जो उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं, छटैया का कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके यह धमाकेदार सेशन नंबर 7, आपका धमाकेदार सेशन का लेक्चर नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।